जय श्री राम स्टूडेंट्स, आई वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द शिक्षित भारत। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी चिल। सो स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज भी हमने देखे थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को केमिकल रिएक्शंस और उनके प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई माइनर भी डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस डाउट का आपके लिए सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊँ, है ना। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा नोटिफाई कर देता हूँ कि आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके ब्रेन में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, एक चार्ट बन जाए कि ये चीज़ें हमें आज की इस क्लास में कवर करनी है। सो स्टूडेंट्स, हम पहले कवर करेंगे, देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, मतलब रूल होते हैं ना लिखने के, वो कैसे होते हैं। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। अगर कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सबसे पेचीदा पॉइंट है इस टॉपिक का। सबसे मुश्किल पॉइंट अगर देखा जाए तो यही होता है इस चैप्टर का कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करें। और मैं बता दूं आपको, हर साल बोर्ड में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है ना। वो पूछ लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के स्टेप्स बताओ, या फिर वो डायरेक्ट आपको किसी अनबैलेंस इक्वेशन का एग्जांपल दे देते हैं और उसे बैलेंस करने के लिए बोल देते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो के बाद में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने बताया। सो स्टूडेंट्स, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो आप एक पेन और पेपर साथ में रखिएगा। कुछ नया पॉइंट लगे, कुछ नया टॉपिक दिखे, या फिर कुछ ऐसा लगे कि नहीं ये नई चीज़ है, इसे हमें कवर करना चाहिए, तो आप उसे नोट कर लिया करो। और उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप वीडियो को में कमेंट कर दिया करो कि इस टॉपिक के बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल से बताओ, थोड़ा कन्फ्यूजन है ना। वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा दूंगा दूसरे वीडियो में, सोल्यूशन देके उसका, ठीक है। सो बिल्कुल स्टडी से घबराना नहीं है, बिल्कुल हम शानदार वे में, इंटरेस्टिंग वे में पूरे साइंस को कवर करेंगे, बहुत जल्दी कवर करेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स में आपको दिलवाऊंगा, है ना। आप बस कंटिन्यूटी से वीडियो देखते रहिएगा और जो डाउट्स आते हैं वो पोस्ट करते रहिएगा। और मुझे लगता है डाउट आपको आएंगे नहीं जनरली। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, ना। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे लास्ट क्लास में सीखा कि कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें कुछ सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ आपस में रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, कुछ नए बनते हैं, उन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स, इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले इन सब्सटेंसेस को इनके नेम्स या फिर इनके सिंबल और इनके फॉर्मूला से जो रिप्रेजेंट करते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं बोलता हूँ, जैसे कोई स्टेटमेंट बोलता हूँ किसी रिएक्शन का, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम इज बर्नड इनटू एयर, है ना। मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो एक स्टेटमेंट है, इसे केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। एक्चुअल में बात एक ही है ना, स्टेटमेंट है वो भी उस पर्टिकुलर चेंज को डिनोट कर रहा है, और जब हम इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी इसी चीज़ को डिनोट कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स में हम रिएक्शंस को कब तक लिखते रहेंगे, ना। तो इसलिए हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला साइंटिस्ट ने, कि इन्हें हम बिल्कुल इनके शॉर्ट फॉर्म्स में, इनके सिंबल्स में, इनके फॉर्मूलाज में रिप्रेजेंट करेंगे, और उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे अभी मैंने बताया आपको, मैग्नीशियम इज बर्नड इनटू एयर, इट मीन्स मैग्नीशियम है वो इनडायरेक्टली किससे रिएक्शन कर रहा है। देखो एक चीज बताऊं आपको, किसी भी सब्सटेंस को अगर इन प्रेजेंस ऑफ एयर में बर्न किया जाता है, मतलब एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो उसकी इनडायरेक्टली रिएक्शन किससे बताई जाती है? ऑक्सीजन से, है ना। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को हम बिना ऑक्सीजन के बर्न नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को बर्न कर रहे हैं तो उसकी इनडायरेक्टली रिएक्शन किससे हो रही होगी? ऑक्सीजन से ही हो रही होगी, ना। इट मीन्स मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, है ना, टू फॉर्म। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा भाई? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेगा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। ये क्या हो गया? उस स्टेटमेंट का केमिकल इक्वेशन हो गया, वो एक कंप्लीट। देखो मैंने बोला मैग्नीशियम इज बर्नड इनटू एयर, है ना। ये क्या हो गया? एक केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इस स्टेटमेंट वाले केमिकल रिएक्शन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, इसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, इसके फॉर्मूलाज से लिख दिया। इसे हम क्या बोलेंगे? उस केमिकल रिएक्शन का पर्टिकुलर इक्वेशन बोलेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे हम? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे।
सो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन के लिए मैंने बहुत शानदार आपके लिए डेफिनेशन बनाया है। देखिए क्या होता है केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक और फॉर्मूली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्सटेंसेज विच आर पार्टिसिपेट इनटू ए केमिकल रिएक्शन, है ना। एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंसेज का फॉर्मूला से या फिर उनके सिंबल से जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसका केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आई बात समझ में आपको, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। अब मैं आपको छोटी सी जानकारी और दे दूं, ये केमिकल इक्वेशंस दो टाइप के होते हैं ना, एक तो सिंबॉलिक इक्वेशन और दूसरा नेम इक्वेशन। जैसे जो बोर्ड पे आपको एग्जांपल नजर आ रहा है ये वाला, इसमें सारे सब्सटेंसेस के हमने सिंबल्स डिनोट कर रखे हैं, सिंबल्स ले रखे हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन को तो आपको पता है हमने क्या बोल दिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन एक बात बताओ, कोई है जो उसका मन हो जाए कि मैं तो ऐसे सिंबल्स नहीं नोट करूंगा, तो वो अपने अलग अंदाज में लिखना चाहे, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल यूज ना करके उसका पूरा नाम लिख ले मैग्नीशियम, है ना। और ऑक्सीजन का सिंबल ना लिख के मैं क्या कर दूं कि नहीं भाई मैं तो क्या करूंगा, ऑक्सीजन का नाम लिखूंगा। तो मैंने ऑक्सीजन का नाम लिख दिया, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका भी अगला सिंबल यूज ना करके क्या लिख दे, डायरेक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम लिख दिया ना, इसका नाम लिख दिया डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा ना, चलो देखते हैं ना। जैसे मैंने क्या किया, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम मतलब इन सारे सब्सटेंसेस के मैंने पर्टिकुलर क्या लिख दिया, नाम लिख दिया, इनका टर्म्स लिख दिया, है ना। इन रिएक्टेंट्स को या इन सब्सटेंसेस को जब इनके टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेम इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, नेम इक्वेशन। नेम इक्वेशन देखो बिल्कुल सिंपल सा है, डायरेक्ट हम सब्सटेंसेस को उनके नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, नेम इक्वेशन। और उन सब्सटेंसेस को जब हम उनके सिंबल्स और उनके फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, उसका सिंबॉलिक इक्वेशन या फिर केमिकल इक्वेशन। जनरली केमिकल इक्वेशन हम इसी फॉर्म को बोलते हैं ना। आई बात आपको समझ में, केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना। तो अब चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है ना, लिखने के क्या रूल्स है। जैसे अब मैंने ये केमिकल इक्वेशन लिख दिया, अब हो सकता है मेरा मूड हो जाए कि मैं MgO लिख दूं, है ना, फिर ऐसे लिख दूं। तो ऐसे कुछ किसी भी तरीके से थोड़ा ना लिख सकते हैं, पर्टिकुलर लिखने के कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं ना, उनसे देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास सबसे पहले सपोज करो कोई केमिकल रिएक्शन मिल गया। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, है ना। आयरन है वो वाटर से रिएक्शन कर रहा है और आयरन ऑक्साइड बना रहा है ना। या फिर चलो इसको छोड़ो, कोई दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी आपकी जो मर्जी है वो स्टेटमेंट ले लो, आपका मन करे वो मुझे कमेंट में बता दो, नेक्स्ट टाइम उस पर ले लेंगे, है ना। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें मैं क्या बोलता हूँ कि जिंक मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, जिंक रिएक्ट्स विथ, दिखाई दे रहा ना, जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट, है ना, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, है ना, क्या, हाइड्रोजन गैस। क्लियर, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है ना, स्टेटमेंट के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन है। इसमें अगला हमें बता रहा है कि जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है और नया जो प्रोडक्ट है वो जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस बना रहा है ना। तो चलिए देखते हैं इससे हम केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए हमें उन सब्सटेंसेस को पहले तो जो सब्सटेंसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, इन सब्सटेंसेस को हमें पहले तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो मुझे पता है, आप सभी को पता है कि जो आपस में रिएक्शन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्लियर, तो इनमें रिएक्शन देखो कौन कौन कर रहा है, जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ये दो तो क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट्स हो गए। क्लियर, और फिर देखो जो नया बन रहा है उसे ही तो हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो टू फॉर्म, ये बनाने के लिए, है ना, क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, मतलब ये मेरे प्रोडक्ट हो गए, ये दोनों मेरे प्रोडक्ट हो गए। और ये जिंक भाई साहब और एसिड क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। क्लियर, हमने इसको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में पहचान लिया ना। अब देखो क्या क्या रूल्स होते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना।
इसका फर्स्ट रूल ये है कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हें हम LHS साइड में लिखते हैं। LHS का मतलब समझ रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ये आपकी नोटबुक का पेज है, इसमें ये जो लेफ्ट साइड की ओर आ रहा है ये वाला, ये क्या हो जाएगा LHS, और ये हमारा RHS है ही है ना। सो देखो पहले हमारे पास क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स को LHS में लिखेंगे। तो मैं इस साइड क्या लिख लेता हूँ, रिएक्टेंट्स को लिख लेता हूँ। रिएक्टेंट्स मेरे पास क्या है, एक तो अपना जिंक है और दूसरा अपना सल्फ्यूरिक एसिड है ना। रिएक्टेंट्स को मैंने लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट रूल हमने क्या लिखा कि LHS में क्या होने चाहिए, मेरे रिएक्टेंट्स होने चाहिए, है ना। उसके बाद रिएक्टेंट्स को लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, एरो लगा दूंगा। फिर एक बात बताऊँ, मुझे एक डाउट नहीं आ रहा आपको कि सर रिएक्टेंट्स अगर एक होगा तो लिख लेंगे, लेकिन 5, 10, 15, 20 रिएक्टेंट्स आ गए तो क्या करेंगे, है ना, दिमाग गोल हो जाएगा ना। तो देखो उसके लिए बताता हूँ, एक अपना नया रूल बना लेते हैं, सेकेंड है ना, कि मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, तो उनके बीच में हम प्लस का सिंबल पुट कर देंगे। जैसे मेरे पास एक रिएक्टेंट तो ये, एक रिएक्टेंट ये, इन दोनों के बीच में मैंने क्या कर दिया, प्लस का सिंबल पुट कर दिया। ऐसे ही जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनके बीच में हम क्या लगाते रहेंगे, प्लस 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 का सिंबल यूज करते रहेंगे जब रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा होंगे। दो चीज़ें समझ में आई, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, बीच में प्लस का सिंबल लगा देंगे। अब देखो इसके बाद जो अपना थर्ड स्टेप है, बड़ा ही इजी और बड़ा ही प्यारा है ना, क्या करेंगे, एरो पुट करेंगे। पुट दी एरो, एरो का मतलब समझ रहे हो ना आप कि एरो कैसे पुट करेंगे। अब ये मैंने रिएक्टेंट्स लिख दिए, अब रिएक्टेंट्स के आगे मैंने एरो पुट कर दिया। अब एरो भी पुट ऐसे नहीं जैसे मर्जी है उल्टा पुल्टा कैसा भी एरो लगा दिया ना, तो उल्टा पुल्टा अगर एरो लगा दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, आप फिर समझ में नहीं आएगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एरो का जो टेल साइड होता है, मतलब एरो का ये जो पूंछ होता है ना, पीछे वाला जो बो में लगाते हैं ना, पीछे वाला, वो किधर करेंगे हम, इधर, समझ रहे हो। रिएक्टेंट्स की ओर क्या करेंगे, एरो का टेल करेंगे, और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उधर क्या कर देंगे, एरो का हेड पार्ट कर देंगे। आई बात समझ में। अब एरो का हेड पार्ट लिखेंगे तो हम, अब कौन सा साइड आ गया है, बीच में एरो आ गया, इधर LHS था, अब ये कौन सा साइड आ गया, RHS आ रहा ना। तो देखो थर्ड रूल, आई मीन फोर्थ रूल क्या बनता है कि जो प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें हम RHS में लिख देंगे एरो लगाने के बाद। देखो पहले हमने ये लिख दिया, समझ में आ रहा है आपको ना, समझ में तो आ रहा ना, है ना। तो देखो एरो लगा दिया, अब RHS में मैं क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट्स लिख दूंगा। प्रोडक्ट क्या है मेरा, जिंक सल्फेट, तो ये लिख दिया मैंने। जिंक सल्फेट के लिए क्या लिखें, ZnSO4। एक चीज ध्यान रखना, सल्फेट किसी का भी बनाना हो ना, चाहे जिंक का सल्फेट हो, चाहे आयरन का सल्फेट हो, चाहे कॉपर का सल्फेट हो ना, इनका पहले का सिंबल पकड़ के लेके आना और सल्फेट के लिए SO4 इस पे चिपका देना, है ना। क्या बन जाएगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सल्फेट आयन बन जाएगा, सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया कि हम जो RHS साइड है उधर हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट्स को लिख देंगे। और सेम वैसा ही प्रोडक्ट एक तो मैंने लिख दिया, लेकिन प्रोडक्ट अगर एक से ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट एक से ज्यादा होगा तो उसके बीच में भी हम क्या करेंगे, प्लस का सिंबल यूज कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, प्लस का सिंबल यूज कर देंगे। तो ये दो प्रोडक्ट हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो बिटवीन में हमने क्या लगा दिया, प्लस का सिंबल यूज कर लिया। ये मेरा एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया केमिकल रिएक्शन का। चलो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, पहले इनको देखो एक बार, आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लो कि कभी भूले ही नहीं, एग्जाम में पूरा ही आए नंबर आए तो, ठीक है। तो पहले हमने LHS में रिएक्टेंट लिख लिए, फिर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होता है तो हमने बिटवीन में प्लस लगा लिया, फिर एरो पुट कर दिया, फिर एरो का जो हेड पार्ट था उधर हमने प्रोडक्ट्स लिख दिए, और प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा होंगे तो हम बिटवीन में प्लस का सिंबल यूज कर लेंगे। ये हमारा एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ एडवांस बातें मैं करूँ तो रिएक्शन में हो सकता है, हमने लास्ट क्लास में देखो बात की थी ना कैटेलिस्ट की, फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना, ऐसा हमने देखा था ना कि रिएक्शन को जो अफेक्ट करने वाले फिजिकल कंडीशंस है वो। सपोज करो कि मैंने बोल दिया कि इस रिएक्शन में ये कैटेलिस्ट यूज हो रहा है ना, कोई भी सपोज करो मेरे पास कोई एक्स मान लेते हैं, कोई एक्स कैटेलिस्ट यूज हो रहा है ना, रिएक्शन में कोई एक्स कैटेलिस्ट यूज हो रहा है, तो उस कैटेलिस्ट को मैं कहाँ पे लिखूँ, अगर यहाँ पे कैटेलिस्ट लिख दूंगा प्लस लगा के तो ये तो फिर रिएक्टेंट नहीं हो जाएगा, इधर लिख दूंगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस कैटेलिस्ट को कहाँ पे लिखें, तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला कि कैटेलिस्ट को वही हम कहाँ पे लिख देंगे, ये जो एरो है ना, इस एरो पे कैटेलिस्ट को लिख देंगे। तो ये मैंने कैटेलिस्ट को कहाँ पे लिख दिया, एरो पे। इसे आप रूल बना के लिख लेना, 5th नंबर या 6th नंबर जो भी रूल हो रहा है
कि कैटेलिस्ट को हम एरो पे पुट करेंगे, एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, एरो के नीचे भी लिख सकते हैं। और कैटेलिस्ट तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था क्या होता है ना, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका खुद का केमिकल कंपोजिशन है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, और वो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको प्रोडक्ट्स में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देते हैं ना। कहने का मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में बदलते हैं लेकिन खुद का कंपोजिशन कभी नहीं बदलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट बोलते हैं, है ना। मतलब ये एक्स है, जैसे सबका एक्स होता है ना वैसे ये एक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता है, जैसा कंपोजिशन है वैसे में मस्त है, ठीक है। और ऐसे ही सपोज करो आपको बता दिया कि रिएक्शन में हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वो सारे फिजिकल कंडीशंस हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कैटेलिस्ट के साथ में, जैसे हाई प्रेशर हो गया ना, हाई टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें हम इस एरो पे डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब चलिए लास्ट देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। अब मुझे बताओ यार, ये रिएक्टेंट है ना, ये हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है, ये कोई लिक्विड हो सकता है, कोई एक्वस हो सकता है, कोई गैस हो सकता है। मतलब नेचर है, नेचर में तो किसी भी सब्सटेंस का कोई भी फिजिकल स्टेट पॉसिबल है ना। तो हमें पता कैसे चलेगा रिएक्शन देख के कि ये सब्सटेंस लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, कैसा है ना। तो इसके लिए देखो क्या सॉल्यूशन निकाला साइंटिस्ट ने कि जनरली कोई भी सब्सटेंस है वो या तो सॉलिड हो सकता है ना, या फिर वो लिक्विड हो सकता है, या फिर वो लिक्विड हो सकता है, या फिर वो गैस हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, एक्वस हो सकता है ना। एक्वस बताऊंगा मैं, एक्वस क्या होता है। तो अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड होगा तो उसका फर्स्ट सिंबल उठा लो, क्या एस आ गया मेरे पास। ऐसे ही अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड है तो उसका भी फर्स्ट वाला उठा लो, क्या एल। ऐसे ही कोई गैस है तो गैस का फर्स्ट लेटर क्या उठा लेंगे, जी। और एक्वस है तो इसमें वही दो उठाने पड़ेंगे ना, ए और क्यू, ए क्यू, है ना। ये यूज कर लेंगे। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड होगा तो एस यूज कर लेंगे, लिक्विड होगा तो एल यूज कर लेंगे, गैस होगा तो जी यूज कर लेंगे, और एक्वस होगा तो ए क्यू यूज कर लेंगे। आई बात समझ में। अब देखो ये यूज करने कहाँ पे, चलो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। देखो अब जिंक है, जिंक तो आप जानते हो मेटल होता है, मेटल तो क्या होते हैं, सारे सॉलिड होते हैं। क्या एक बात है मुझे, क्या सारे मेटल सॉलिड होते हैं क्या, सारे मेटल सॉलिड होते हैं क्या, सारे मेटल सॉलिड होते हैं तो कमेंट में यस बताओ। अगर कोई मेटल है वो सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड होता है, तो कमेंट करके उसका मेरे को आंसर देना। तो जिंक हम जानते हैं मेटल है, तो मेटल है तो यहाँ पे क्या यूज कर दूं, सॉलिड होगा, एस यूज कर दूं। और ये सल्फेट का सॉल्ट है ना, तो ये कैसा सॉल्यूशन है, H2SO फॉर एसिड है। एसिड कैसा होता है, लिक्विड होता है, जानते हो आप सभी, है ना, देखा ना एसिड आपने। तो एसिड है तो कैसा है, लिक्विड। तो मैं इसके ब्रैकेट में यहाँ, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, ये है ना, इसके बिल्कुल ब्रैकेट में, इसके बिल्कुल पैरों में लगाना, यहाँ पे है ना, ये इसका पैर है, मान लो ऐसा कोना है ना, यहाँ पे लगाना है। और ऐसे ही इसमें मैंने एल पुट कर दिया। और अब ये कैसा है, ये भी लिक्विड है, तो यहाँ पे भी मैं एल कर देता हूँ पुट। और ये हाइड्रोजन आप जानते हो गैस होता है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर लूँ, जी यूज कर लूँ, है ना। ये 2 ग्राम हाइड्रोजन नहीं है, ये H2 है, वो गैस है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई लिक्विड होगा तो यहाँ पे हम उसका फिजिकल स्टेट एल यूज कर लेंगे, सॉलिड होगा तो एस यूज कर लेंगे, एक्वस होगा तो एक्यू, और गैस होगा तो जी यूज कर लेंगे, है ना। और अब मैं चलो आपको बताता हूँ एक्वस क्या होता है और लिक्विड क्या होता है। लिक्विड तो एक्चुअली हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनमें फ्लो होने का टेंडेंसी होता है, जो पानी की तरफ फ्लो कर पाते हैं ना, उन्हें हम एक्वस लिक्विड बोलते हैं ना। फ्लो करने वाले को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। लेकिन ये एक्वस क्या होता है, एक्वस हम पर्टिकुलर उसी लिक्विड को बोलते हैं जिसमें वाटर एडेड होता है। अगर किसी, जैसे मैंने आयरन है, आयरन को मैंने मेल्ट कर लिया तो वो एक्वस होगा या लिक्विड होगा, वो लिक्विड होगा। लेकिन किसी सब्सटेंस में मैंने पानी मिला दिया, जैसे नमक और पानी का घोल बना दिया, तो वो कैसा होगा, वो लिक्विड ना होके एक्वस होगा, ठीक है। वैसे एक्वा का लैटिन लैंग्वेज में मतलब ही क्या होता है, वाटर से होता है, वाटर को वो बोलते हैं एक्वा, है ना। तो ये ध्यान रख लेना आप, एक्वस क्या होता है, ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस, जैसे यहाँ पे मान लो मेरे पास एक्वस आ गया, तो मैं यहाँ पे एस ना लिख के क्या लिख दूंगा, ऐसे ए क्यू लिख दूंगा ना। मुझे लगता है समझ गए हो आप लोग, है ना। तो ये सारे फिजिकल स्टेट हमें इस प्रकार यूज करने होते हैं, है ना। ये रहा हमारा एक केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। हम एलएचएस में रिएक्टेंट्स यूज करेंगे, रिएक्टेंट्स मोर देन 1 होंगे तो हम इन बिटवीन प्लस का सिंबल यूज करेंगे। आफ्टर दैट वी विल यूज ए एरो सिंबल, एंड आफ्टर द एरो on head side of the arrow we use products, and if products are more than 1 then we will put a plus symbol between products, and other conditions like physical state and catalyst they are we will put on the arrow. क्लियर, ये सारी चीजें हमने देखी। एंड लास्ट एंड फाइनल दैट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेज शुड बी डिनोटेड इन ब्रैकेट, है ना। उनकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो हम ब्रैकेट में डिनोट कर देंगे। ये सारी चीजें हमने देखी, केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं ना।
सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं ना। एक्चुअल में देखो, मैं आपको जनरल मीनिंग बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। बैलेंस का मतलब क्या होता है? अभी मैं सीधा खड़ा हूँ, बैलेंस हूँ, और अभी मैं कैसा हूँ, अनबैलेंस हूँ, है ना। इसका मतलब कि जो एटम्स वगैरह हैं वो बिल्कुल पर्टिकुलर शेप, साइज, पर्टिकुलर मतलब एक सिस्टमेटिकली है, तो क्या है, बैलेंस है। और वो अगर ऐसे भंगड़ा कर रहे हैं, इधर उधर हिल डुल रहे हैं, तो वो कैसे हैं, अनबैलेंस है ना। समझ में आपको बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस। या फिर देखो एक चीज बताऊँ मुझे, जैसे हमारे पास तराजू होता है ना, ये तराजू तराजू के दो पलड़े, एक इधर एक इधर। अब इस पलड़े में मैं 5 kg डाल दूं, इस वाले में 2 kg डालूं, तो क्या है कि तराजू बैलेंस हो पाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन दोनों साइड में 5 5 kg रखूं तो तराजू कैसा हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें केमिकल रिएक्शन को भी बैलेंस करना रहता है। अब देखो कैसे केमिकल रिएक्शन में तराजू लाएंगे, कैसे क्या लाएंगे, चलो देखते हैं। देखो सपोज ये हमारा रिएक्टेंट्स है ना, और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर। अब प्रोडक्ट्स को आपको पता है आरएचएस में लिख लेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा होशियार हो गए हो, क्योंकि आपने सीख लिया है केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। और इधर हम एलएचएस में रिएक्टेंट्स को लिख देंगे। अब देखो यार, आप इस रिएक्शन के दो पलड़े नहीं हो गए या दो साइड नहीं होगा क्या? एक तो बीच में एरो आ गया, ये तो सपोज कर लो अपना तराजू है, इधर क्या हो गया, प्रोडक्ट्स का साइड, इधर किसका हो गया, रिएक्टेंट्स का साइड। अब अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाएं तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, और ये अगर अनइक्वल हो जाए तो रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? रिएक्शन की दोनों साइड्स, प्रोडक्ट साइड्स और रिएक्टेंट साइड, दोनों साइड्स में अगर नंबर ऑफ एटम्स है ना क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, है ना। और अगर नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल रहेंगे तो रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? सो स्टूडेंट्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, इक्वल हो, उस रिएक्शन को हम क्या, आई मीन उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, है ना। So students, we can say that a chemical equation in which reactant sides and product sides, both sides number of atoms are equal to each other, then reaction should be called balanced chemical equation. Clear? I mean equation को क्या बोला जाएगा, balanced chemical equation बोला जाएगा। ठीक है, कब बोला जाएगा, जब दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएंगे। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, फिर बताओ मेरे को। हम क्या, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो हो जाएगा जिसमें दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, अनइक्वल हो। ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, हम तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कर रहे हैं, तो रिएक्शन का मास कैसे इक्वल हो जाएगा? हाँ, सो ये आपको समझ में आया कि बैलेंस इक्वेशन क्या होते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होते हैं ना। चलिए अब हम समझते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक ने दे रखा है ना, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्स हम जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उन्हीं का एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। तो चलिए मैं वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे। Fe आयरन, देखो इसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा है, पहले समझो थोड़ा ना, मैं बता देता हूँ। इसने आयरन रस्टिंग का एग्जाम्पल दे रखा है ना। आयरन रस्टिंग आप जानते हो ना, आयरन पे एक ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाता है ना, लोहे का जंग लगने लगता है, वो वाला रिएक्शन दे रखा है। उसमें जनरली क्या होता है, ये जो आयरन होता है ना, इसको हम खुले में छोड़ देते हैं ना, खुले में छोड़ देते तो ये वाटर और जो एयर होता है, ऑक्सीजन होता है, उससे रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होने लगता है। और उसका जो आयरन का जो ऑक्साइड बनता है, वो इस आयरन मेटल के जो आउटर सरफेस होता है, जो अपर सरफेस होता है, उस पर एक लेयर के फॉर्म में जमने लगता है। उसे हम क्या बोलते हैं, लोहे का जंग बोलते हैं, या फिर रस्ट ऑफ आयरन बोलते हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। कल की क्लास में हमने देखा था ना केमिकल एग्जांपल्स में, सबसे पहले इसी की बात की थी। तो देखो, आयरन रिएक्ट्स विद वाटर, आयरन क्या करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, तो क्या बना लेगा, है ना, क्या फॉर्म हो जाएगा, आपको पता है आयरन ऑक्साइड बनेगा Fe3O4, और साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाए। ये रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन हो गया। और ये चीज ध्यान रखना, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। आयरन की रस्टिंग का केमिकल इक्वेशन लिख के बताओ। ये देखो, आयरन H2 और ये रस्टिंग, ये आपको ये रिएक्शन, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप चिपका देना। बाकी हम देखते हैं कि इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। सो बैलेंस करने से पहले हम क्या देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस, है ना। अगर बैलेंस करने के लिए रिएक्शन दी है तो ऑब्वियसली कैसी होगी, अनबैलेंस ही होगी। बट पहले हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो चेक करते हैं। देखो आयरन, ये तो हमारा कौन सा साइड हो गया, रिएक्टेंट साइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, LHS। तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। अब हमें दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं। तो आयरन का देखो कितना एटम है, ओनली वन सिंगल एटम है। और इधर
3 एटम है इसके, है ना। तो ये रिएक्शन कैसा है, अनबैलेंस है। ये आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया है ना। अब चलिए देखो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं ना। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन में एलिमेंट्स को काउंट करते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंटिंग करने के लिए इजी हो जाए तो इनको हम एक, या तो आप सर्कल बना सकते हो या फिर आप इन पे कुछ सिंबल्स बना सकते हो ताकि आपको ये सेपरेटली नज़र आ जाए, आपको इनमें मिक्सिंग ना हो ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इनके चारों ओर बॉक्सेस बना दिए, ठीक है। अब बॉक्स बनाने के बाद में मैं नंबर ऑफ एटम्स काउंट करूंगा। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या हो गया, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग ये वाला नहीं कि किसी के दांत तोड़ दो, बॉक्सिंग इनके चारों ओर डब्बा बनाना ना। क्या ने क्या कर लिया, बॉक्सिंग कर दिया, है ना। और बॉक्सिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, एटम्स का काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे, काउंटिंग, है ना। एटम्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। अब काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे, देखो अब मैं इसको काउंट करूंगा तो इस वाले को काउंट करूंगा, इधर वाला भूल जाऊंगा, इधर वाले को काउंट करूंगा, इधर वाला भूल जाऊंगा ना। और आप अगर तेज दिमाग वाले हो, मैं जानता हूँ आप तो, सो आप तो कर सकते हो ना। सो लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में कहीं एक रिएक्शन को निपटा मत देना, गलत मत कर देना, एक ही क्वेश्चन आएगा। सो इसको बिल्कुल तरीके से देखते हैं कैसे हम बिल्कुल सही तरीके से, है ना, कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ ना, और उस टेबल में सारे एलिमेंट्स हैं वो पुट कर लेता हूँ। देखो, और टेबल में क्या क्या बनाएंगे, टेबल में मैं एक तो सारे एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। तो मैं इधर तो क्या लिख देता हूँ, एलिमेंट्स, है ना, कौन कौन से एलिमेंट मेरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फिर मैं देख लेता हूँ कि वो एलिमेंट एलएचएस में कितना है और फिर वो एलिमेंट आरएचएस में कितना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयरन की बात कर लेते हैं। तो आयरन है, तो आयरन देखो एलएचएस साइड में कितना है, मुझे देख के बताओ, कमेंट करके बताने का मेरे को, कितना है, 1 है ना, एक ही तो है यार, 1। और यही आयरन आरएचएस में कितना है, 3 नज़र आ रहा है आपको, है ना, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। और ऐसे ही ये जो H2 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस साइड में कितना है, आपको नज़र आ रहा होगा, 2 है ना। और इधर हाइड्रोजन कितना है, आपको इधर भी 2 ही नज़र आ रहा होगा ना। मज़ा आ रहा है, बैलेंस है पहले से यार हाइड्रोजन तो, है ना। लेकिन अभी कुछ बैलेंस है नहीं, हमें बैलेंस करना है, चलो सीखते हैं ना। फिर मैं ऑक्सीजन देख लेता हूँ। तो ऑक्सीजन देखो एलएचएस में कितना ऑक्सीजन है, कितना, 0 है। अरे 0 तो ऑक्सीजन का सिंबल है कितना, 1 है ना, समझ रहे हो। तो ऑक्सीजन का 1 सिंबल, आई मीन 1 एटम इधर है, और इधर देखो ऑक्सीजन कितना भरा पड़ा है ना। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इधर है, 4 है। तो ये हमने देखा कि रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट कितना नंबर के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो हमने देखा आयरन कितना एलएचएस में, इधर कितना, इधर कितना, ये सारे हमने एक टेबल में डिनोट कर लिए। समझ में तो आ गया ना कैसे क्या काउंट किया। किसी को कोई डाउट हो तो चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने पहले एलिमेंट्स को पकड़ा, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, है ना, यही तो इधर है सारे के सारे। तो फिर मैंने इधर से ये एलिमेंट, एक एलिमेंट उठाया ये, फिर मैंने काउंट किया इधर कितना, 1 है। फिर मैंने ये वाला एलिमेंट इधर देखा, 3 है। फिर मैंने इधर से इसको हाइड्रोजन को उठाया, इधर पटका, आई मीन इधर राइट किया, और ये हाइड्रोजन का फिर मैंने देखा इधर कितना है, 2 है, इधर भी 2 है। ऐसे मैंने सारे एलिमेंट्स चेक किए, ऑक्सीजन का भी मैंने देख लिया, ठीक है। अब मुझे ये देख के सीधा सीधा नजर आ रहा है कि रिएक्शन मेरा अनबैलेंस है, किसी का इधर 1 है, किसी का उधर, मतलब अनबैलेंस रिएक्शन। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं वो देखते हैं ना। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए थर्ड स्टेप में चलते हैं ना। 2 स्टेप तो हमने देखनी है ना, बॉक्सिंग किया, उसके बाद में इनका ऐसे करके काउंटिंग किया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप ऐसा है कि हम उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे जिसके नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, मैक्सिमम हो ना। कहने का मतलब सबसे पहले हम उस एलिमेंट से रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे जिसके नंबर ऑफ एटम्स पूरे रिएक्शन में सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एटम किसके नज़र आ रहे हैं, आयरन का तो 1 है, इधर 3 है, मतलब इधर से ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स, आई मीन एटम्स किसके हैं, सबसे ज़्यादा एटम्स मेरे को ऑक्सीजन के नज़र आ रहे हैं ना, फिर आयरन के, फिर हाइड्रोजन के। लेकिन हमें तो किसके पकड़ने हैं, जो सबसे ज़्यादा हो। तो ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो इसके एटम्स कितने हैं, 4 है। तो चलिए हम इसी से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाले, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाले एलिमेंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी से रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। इस रिएक्शन में मैंने देखा कि ऑक्सीजन है, O2 वो मैक्सिमम एटम्स रखता है। तो देखो ऑक्सीजन के RHS साइड में 4 एटम्स हैं और LHS साइड में 1 एटम है ना। तो अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, इधर 4 है और इधर 1 है, तो इधर अगर मैं ऑक्सीजन के 4 एटम्स कर दूं तो मेरा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा ना। कहने का मतलब हमें ओवरऑल, इधर ऑक्सीजन 4 है तो इस साइड में भी 4 होना चाहिए ना, और इधर ये वाला 2 है तो इस साइड में भी 2 होना चाहिए ना, 3 ना 1, ना एक कम ना एक ज़्यादा, बिल्कुल इक्वल करने हैं ना।
तो मैं क्या करता हूँ, इधर ऑक्सीजन को 4 कर देता हूँ। अब ऑक्सीजन को 4 कैसे करें हैं, ऑक्सीजन को 4 करने के लिए अपने पास एक ही तरीका है, हम इसको स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब 1 2 3 4 5 ये जितने भी नंबर्स होते हैं ना, इन नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मुझे ऑक्सीजन इधर 4 करने हैं, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो ये 4 है, ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा तो इधर कितने ऑक्सीजन, जैसे ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई है मतलब हाइड्रोजन 2 है। ऐसे ही देखो ये ऑक्सीजन है और ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, अब 4 हो गए, और इधर पहले से ही 4 थे तो ऑक्सीजन ओवरऑल क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितने कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। अब देखिए इधर भी ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, और रिएक्शन में देखिए इधर O4 है ना, और इधर 4O है ना, तो रिएक्शन क्या होगा मेरा, रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। अब चलिए हम हाइड्रोजन को देखते हैं ना। हाइड्रोजन तो आप कहेंगे इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बैलेंस हो गया होगा, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस था, अब बैलेंस नहीं रहा। कैसे नहीं रहा, देखो जब हमने इस 4 से इस ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया तब ये 4 इस ऑक्सीजन के साथ तो मल्टीप्लाई हो ही रहा था, लेकिन साथ साथ में ये हाइड्रोजन से भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक ऐसे ही जैसे देखो आप मैथ्स में देखते हो ना, a प्लस बी है ना, a प्लस बी को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये वाला a भी तो मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला b भी हो जाता है, ऐसा बनता है ना। तो ठीक ऐसे ही ये जो बॉक्स बनाया हमने, इस बॉक्स के बाहर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉक्स के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सब उस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। तो इससे क्या, ये 4 हो गया। अब देखो इस H से भी तो ये 4 मल्टीप्लाई हुआ ना, तो H पहले से 2 थे, आई मीन हाइड्रोजन पहले से 2 थे और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ना, 4 2 8 हो जाएगा ना हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, LHS में 8 हो गए थे जब हमने ऑक्सीजन को 4 बनाया था। अब हाइड्रोजन LHS में तो 8 है और RHS में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो अब मैं क्या करूं, RHS में भी हाइड्रोजन को 8 कर देता हूं ताकि मेरे हाइड्रोजन दोनों साइड में क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। तो फिर वही बात कि हाइड्रोजन को 8 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे भर के हाइड्रोजन तो डाल नहीं सकते हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कितने, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 8 हो जाए, तो आपका प्यारा प्यारा आंसर होगा 4, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये भी कितना बन जाए, 8 बन जाए। चलिए मैंने इसको कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर, 8 हो जाएगा ना। अब देखिए रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, अब बस आयरन को बैलेंस करना है, फिर बैलेंस ही बैलेंस, है ना। तो देखो आयरन को कैसे बैलेंस करते हैं। आयरन देखो, आयरन LHS में 1 एलिमेंट है और RHS में 3 एलिमेंट है ना। RHS में आयरन कितना है, 3 है, और इधर आयरन 1 है। तो अब इधर 3 है इधर 1 है, तो क्या करूं मैं, इधर भी 3 कर दूं। तो इधर 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना वही पुराने वाला तरीका, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट चिपका देंगे। इधर कितना है, 3, इधर 1 है, तो ऐसा कोई कोफिशिएंट बताओ जिससे 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 कितना बन जाए, 3 बन जाए। तो ऐसा नंबर ओनली 3 है जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये आयरन 1 था, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया, LHS में 3 हो गया। तो मैं इधर भी आयरन को क्या कर देता हूँ, 3, और इधर आयरन पहले से ही 3 था, है ना। तो देखिए रिएक्शन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। आयरन दोनों साइड में 3 है, हाइड्रोजन दोनों साइड में 8 है, ऑक्सीजन दोनों साइड में 4 है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया हमारा, बैलेंस हो गया, है ना। और स्टूडेंट्स आपने सोचा है कि एटम्स को हम बैलेंस कर देंगे, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर देंगे तो इस रिएक्शन का मास कैसे बैलेंस हो जाएगा। देखिए वो मैं बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मोलियो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1.00 के समथिंग 008 होता है ना, 1 होता है, 1 AMU होता है, इसका यूनिट होता है AMU, आपने 9th क्लास में पढ़ा ना वही। तो इसका 1 AMU होता है। इधर हाइड्रोजन अगर 8 है ना, तो इधर हाइड्रोजन की वजह से कितना वेट हो गया, 8 AMU हो गया ना। तो मैं इधर हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर देता हूँ, इधर 8 है तो इधर भी हाइड्रोजन 8 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इधर भी 8 AMU हो जाएगा ना हाइड्रोजन का मास। ठीक है, सही, जितने एलिमेंट्स इधर होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर होंगे, उतना ही मैं उधर कर दूंगा, तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन का मास है वो बैलेंस हो जाएगा। आई बात समझ में। अब चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि केमिकल इक्वेशन उसको बैलेंस करना क्यों पड़ता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों हो जाता है ना। सो स्टूडेंट्स जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे रिएक्शंस लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं ना। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन
हमें रिएक्शंस को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है ना। चलिए मैं बताता हूँ आपको लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है ना। एक्चुअली जो मास होता है उस मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और उस मास को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आई मीन वी कांट क्रिएट मास और वी कांट डिस्ट्रॉय मास। हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली वी कैन कन्वर्ट मास फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, है ना। एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में हम मास को कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये फंडा पूरे नेचर का, पूरे अर्थ का है ना। अर्थ पे ऐसे ही मास कन्वर्ट होता रहता है और ये दुनिया है वो आगे बढ़ती रहती है ना। बाकी ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी मैं आपको कभी बताऊंगा ना। सनलाइट से एनर्जी आती है, फिर मास एनर्जी रिएक्शंस होते हैं और अर्थ पे जितने भी लिविंग स्पीसीज हैं, जो भी खाने पीने का सामान है, वो सारी चीज़ें उसी से बनती हैं फिर, है ना। तो ये समझ में आ गया कि हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। हम रिएक्शंस को लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वी कांट डिस्ट्रॉय मास और वी कांट क्रिएट मास, ओनली वी कैन कन्वर्ट मास फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। क्लियर। सो हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ता है। और स्टूडेंट्स एक हमने ये जो मेथड यूज में लिया ना रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, कि सबसे पहले हमने जो मैक्सिमम नंबर वाले एटम होते हैं उसको पकड़ा, फिर उसको हमने बैलेंस किया, फिर कम वाले को पकड़ा, फिर उसको बैलेंस किया, ऐसे हमने देखा ना। तो इस मेथड का क्या नाम होता है, इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। ये जो रिएक्शन बैलेंसिंग का मेथड हम जो यूज कर रहे हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि रिएक्शन बैलेंसिंग मेथड को क्या बोलते हैं, या फिर रिएक्शंस को बैलेंस किस मेथड से किया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से किया जाता है। और आपको इस चैप्टर से एक एक नंबर के ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन बताओ, हमें लिख के दो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का रिएक्शन लिख के दो हमें और उसको बैलेंस करके दो। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इस चैप्टर से ना। सो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, पक्का पक्का आपको सही करना है ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, अनबैलेंस रिएक्शन क्या, मतलब जो भी चीज़ें मैंने बताई वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। और चलिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने क्या क्या कवर किया हमने इस क्लास में। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हमने केमिकल इक्वेशंस को देखा, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं वो देखा, केमिकल इक्वेशंस के बैलेंस और अनबैलेंस फॉर्म कौन से होते हैं वो देखे, अनबैलेंस फॉर्म को बैलेंस कैसे करते हैं वो हमने देखा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है हमने वो समझा, और बैलेंसिंग का जो मेथड है वो हमने देखा और समझा क्या मेथड है, कैसे इसको यूज करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। सो स्टूडेंट्स चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं और उन्हें बैलेंस करते हैं, ताकि हम बैलेंसिंग रिएक्शंस के कुछ प्रैक्टिस करें तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए मैं आपको कुछ और रिएक्शंस बताता हूँ जिन्हें आपको बैलेंस करना है ना। बिल्कुल सिंपल सिंपल से एग्जांपल है, तुरंत कमेंट में बता देना मेरे को बैलेंस कर करके, है ना, कैसे बैलेंस करना है। मैं आप ही के लिए लिख रहा हूँ, है ना। H2 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर फॉर्म कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब इसका जो रिएक्शन है इसको आपको बैलेंस करके बताना है, ठीक है। और ऐसे ही कार्बन है उसको हम बर्न कर रहे हैं, है ना, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कार्बन का कंबुशन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन रहा है, ये CO2 बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको बैलेंस करना है सारे रिएक्शन। ऐसे ही एक रिएक्शन हो रहा है N2 + H2 और एक सब्सटेंस बन रहा है नया। इस सब्सटेंस का मेरे को नाम बताना क्या होता है ना। और नया रिएक्शन है हमारा एक Zn + H2SO4। ये हमने देखा था ना, रिएक्शन किया हुआ है तो चलो इसको भी आप बैलेंस कर देना। बैलेंस करने में अपना जाता क्या है, और एक एग्जांपल में यहाँ लिख देता हूँ Pb3O4 प्लस, क्या करें इसको हीट कर देते हैं ना, इसको हीट कर देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे जब एरो पे ट्रायंगल का सिंबल यूज़ किया होता है ना, तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म में इसका मीनिंग होता है कि इस सब्सटेंस को हीट किया जा रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है ना। तो इस प्लम्बम ऑक्साइड को हम हीट कर देते हैं, इससे क्या बन जाता है, PbO बन जाता है और ऑक्सीजन गैस बन जाता है। सो चलिए स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस को बैलेंस कीजिएगा और मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा। और चलिए हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं कैसे बैलेंस करते हैं ना। तो बैलेंस करने का वही मेथड्स याद करो, कौन सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल है। मेथड को आई मीन रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, मास कंजर्वेशन के लिए करते हैं। ये सारी चीज़ें अपने माइंड में ले आओ ताकि आपका माइंड पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे काम करना स्टार्ट कर दे। तो देखिए इधर इसका कितना नंबर है, चलो इधर मैं टेबल बना लेता हूँ, एक आध टेबल बनाएंगे फिर हम डायरेक्ट ऐसे ही उड़ा देंगे ना। बिल्कुल सिंपल सिंपल से आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत है नहीं, तो क्या बार बार टेबल बनाएंगे, तुरंत ऐसे ही करते हैं। चलो
देखो हाइड्रोजन एलएचएस में 2 है और इधर भी 2 है और इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है ना। तो क्या करूँ मैं, इधर ऑक्सीजन को 2 कर दूँ, ऑक्सीजन को इधर 2 करने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ऑक्सीजन इधर 2 हो गया। अब हाइड्रोजन का तो मामला गड़बड़ हो गया ना, तो हाइड्रोजन का देखो क्या हुआ, ये 2 और 2 मिलकर कितना हो गया, हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर भी है और 2 ऑक्सीजन इधर भी है। तो रिएक्शन ओवरऑल हमारा कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इधर कार्बन कितना है 1 है, इधर भी कार्बन कितना है 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो इसका तो पहले से मामला साफ है। और इधर इसको देखो, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो अमोनिया बन रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। अब इसको बैलेंस करते हैं तो इसमें देखो इधर N2 है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, आई मीन नाइट्रोजन है वो 2 एटम्स प्रेजेंट है और इधर कितना है 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं 3 एटम है और ये हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 एटम्स हैं। ये तो थोड़ा पेचीदा मामला हो गया ना। इसमें देखो कैसे है, ओड नंबर आ गए, तो ओड नंबर क्या आ गए, चलो हम ऐसा कर लेते हैं, मैक्सिमम नंबर इसमें देखो हाइड्रोजन का ही तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो देखो इसको मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हाइड्रोजन ओवरऑल कितना हो गया मेरे पास 6 हो गया, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन 2 है ना, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर देखो 3 2 6 हो गया हाइड्रोजन, इधर 3 और 2 और 3 कितना हो गया 6 हो गया हाइड्रोजन, दोनों साइड हाइड्रोजन इक्वल हो गया। और नाइट्रोजन देखो जब हमने इसको 6 किया तब नाइट्रोजन कितना बन गया 2 बन गया, और नाइट्रोजन इधर पहले से भी 2 था। तो ओवरऑल हमारा ये भी रिएक्शन कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। और ये वाला रिएक्शन आप कमेंट में बताना मेरे को बैलेंस करके, है ना, मैंने इसको बैलेंस कर दिया है और आप बैलेंस करके इसको कमेंट में लिख देना। कमेंट में रिएक्शन को कमेंट करने में थोड़ा होता है ना, दिक्कत होता है, लेकिन आप चिपका दिया करो, कैसे भी मैं समझ जाऊंगा कि किसने ये बताया मेरे को ना, ये। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और हो जाना चाहिए यार, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया, समझ में आ जाना चाहिए। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सारे करते हो सारे कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स के पास में वीडियो पहुंच जाए और बच्चे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएँ। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, जय श्री राम, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।